हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in में वीडियो सीरीज नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम, सभी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, एमपीवी का हो, सीएचओ का हो, एनएचएम का हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इन सारे क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप सबको याद हो और आपने बार बार पढ़े हो, फिर भी ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की सीरीज में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये एमपी व्यापम अभी गुजरात में जो सीएचओ का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको जरा ध्यान से पढ़िए और नोट्स भी बनाते चलिए। तो इसमें पूछा गया है कि जीएसवाई स्टैंड फॉर, जीएसवाई को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि जननी सुरक्षा योजना कहते हैं, जन सुरक्षा योजना कहते हैं, जननी स्वच्छता योजना कहते हैं, या फिर जन सुलभ शौचालय योजना कहते हैं। तो आप सबको इसका आंसर पता है कि इसको जननी सुरक्षा योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन इन, इंडिया में पहली बार सेंसस कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था, 1871 में किया गया था, 1881 में किया गया था, 1891 में किया गया था। तो इसका सही आंसर है कि इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस है वो 1881 में किया गया था, 1881 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कि इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्राइमरी हेल्थ केयर में के एलिमेंट में नहीं है। तो आप सबको पता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 एलिमेंट हैं, उनमें से यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो उन 8 में से नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में दिया गया है कि इम्यूनाइजेशन सर्विस, फैमिली प्लानिंग सर्विस, स्पेशलाइज्ड सर्विस, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड एजुकेशन, साथ में वाटर एंड सैनिटेशन और एजुकेशन, ये मिक्स है। तो इसकी जो डिटेल है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर में जो 8 एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसकी डिटेल हम इसी सीरीज में nursingfuture.in में दे देंगे, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाके ये सारे जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है इनके साथ साथ जो भी ऑप्शन है इनकी डिटेल पढ़ने के लिए, तब तक हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कौन से इस एलिमेंट में नहीं आता है। तो इम्यूनाइजेशन सर्विस भी आता है, फैमिली प्लानिंग सर्विस भी आता है, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड एजुकेशन भी आता है। इसमें जो स्पेशलाइज्ड सर्विस है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट में नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कॉप्लिक स्पॉट आर द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। पूछा गया है कि जो कॉप्लिक स्पॉट है वो कौन सी डिजीज के साइन है। तो ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया रूबेला, बताया गया वुपिंग कफ, मीजल्स और मम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो मीजल्स है, लेकिन ये कॉप्लिक स्पॉट रूबेला में भी देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर टू, कि जब एपिडेमियोलॉजी होती है तो उसमें जो इंडेक्स टर्म का यूज किया जाता है वो किसको रेफर करता है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है कि फर्स्ट केस ऑफ ए डिजीज, इंक्यूबेशन पीरियड, अफेक्टेड होस्ट और कॉजेटिव एजेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि फर्स्ट केस ऑफ द डिजीज। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ये होता है जब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है, उसके बाद से हमें बीमारी के जो साइन और सिम्टम शुरू होते हैं और हमें पता चलता है कि हम इस बीमारी से अफेक्टेड हैं, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अफेक्टेड होस्ट, जिसको बीमारी हुई है उसको अफेक्टेड होस्ट कहते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जिस बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी होती है उसको पॉजिटिव एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स रेफर करता है वो फर्स्ट केस ऑफ डिजीज में करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कि WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो इस ऑप्शन में से कौन सा डायमेंशन मेंशन नहीं किया गया है। तो फिजिकल वेलबीइंग, ऑक्यूपेशनल वेलबीइंग और मेंटल वेलबीइंग और सोशल वेलबीइंग। तो आप सबको अगर WHO की हेल्थ की डेफिनेशन याद होगी तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा जो डायमेंशन है वो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन में नहीं लिया गया है। तो आप सब लोगों को अगर हेल्थ के WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन आती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उससे पहले हम भी आपको बता दे रहे हैं कि हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे जो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल वेलबीइंग को इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसमें जो डायमेंशन इंक्लूडेड नहीं है वो है ऑक्यूपेशनल वेलबीइंग।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर ए पेशेंट विद हार्ट डिजीज, कि अगर कोई भी पेशेंट जो हार्ट डिजीज से सफर है उसके लिए बहुत ही बेस्ट और आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डेप्रो-प्रोवेरा, डायफ्राम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपको पता है कि ये IUCD इसमें कॉपर्टी यूज करते हैं, कि इसमें जो डिवाइस होती है इंसर्शन डिवाइस वो यूज करते हैं। डेपो-प्रोवेरा ये पिल्स है जो इंजेक्टेबल दिया जाता है। डायफ्राम ये बैरियर मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको पता है हार्मोनल पिल्स होती हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो हार्ट डिजीज की पेशेंट है उसके लिए बैरियर मेथड ही सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे डायफ्राम जो है वो राइट आंसर में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ NBP 2000 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में कौन सा फ्रेमवर्क इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं टू मेक फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू एज 14, 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन। रिड्यूस फर्टिलिटी रेट को किया गया है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को किया गया है। अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो जो ऑप्शन सही है मतलब जो NBP 2000 की पॉलिसी में नहीं इंक्लूड है वो ये है कि जो 2045 तक है पॉपुलेशन को स्टेबल रेट को अचीव कर पाना। लेकिन यहाँ पे रखा ये गया था कि 2045 तक जो जीरो लेवल है उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे स्टेबल लेवल अचीव करने के लिए नहीं उसमें लिखा था, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इज। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें पूछा गया है कि जो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन होता है उसके लिए जो असेसमेंट का पैरामीटर है वो कौन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, मिड आर्म सरकमफरेंस। तो जो एक्यूट होता है उसमें मिड आर्म सरकमफ्रेंस या वेट लॉस का भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक है उसमें हाइट फॉर वेट को ही जो बेस्ट असेसमेंट है पैरामीटर है उसको मानेंगे, क्योंकि इसको लाइनर ग्रोथ फेलियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनेबिलिटी टू डेवलप पोटेंशियल हाइट फॉर एज। इसमें क्या होता है, जो एज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल हाइट होती है उसको अचीव नहीं कर पाते, इसलिए हाइट फॉर एज यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यूनिसेफ कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें आता है कि 1946 में हुआ था, 1948 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1954 में हुआ था। तो यूनिसेफ जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1946 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ बीच 3 टीयर सिस्टम। जो पंचायती राज का गठन हुआ था उसमें से कौन 3 टीयर स्ट्रक्चर है। तो इसके ऑप्शन में बताया गया है कि पंचायत समिति और म्यूनिसिपल बोर्ड, या ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद, पंचायत तहसील एंड ब्लॉक, पंचायत तहसील म्यूनिसिपल बोर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। ये जो लेवल है ये ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे आता है, और पंचायती समिति है ये ब्लॉक लेवल पे आता है, और जिला पंचायत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। तो ये जो 3 टीयर स्ट्रक्चर है इसका ये वाला आंसर सही है, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेंगू फीवर कॉज्ड बाय बाइट्स ऑफ विच मॉस्किटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेंगू फीवर है कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है एडीज एगिप्टी मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्यूलक्स मॉस्किटो,
तो इसका जो राइट आंसर है वो एडिस एगिप्टी मॉस्किटो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टेनिंग टेक्निक यूज टू डायग्नोस टीबी इज नोन एज, जो स्टेनिंग टेक्निक टीबी के डायग्नोस के लिए यूज करते हैं वो कौन सी टेक्निक है। इसमें पूछा गया है कि ग्राम स्टेन है या जेम्सा स्टेन है या जील नेल्सन स्टेन है या पास पीरियोडिक एसिड सिप। ये भी ग्राम स्टेनिंग का ही एक पार्ट है, इसकी डिटेल हम अपने इसमें दे देंगे, लिंक में आप जाके पढ़ सकते हैं अगर इसके बारे में जानना है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो जील नेल्सन स्टेन है, इससे हम ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपोनेंट ऑफ आरसीएच सेकेंड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि आरसीएच सेकेंड में जो कंपोनेंट यूज किए गए थे वो कौन कौन से थे एक इसको छोड़ के। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, इसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर, फैमिली प्लानिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। तो इसमें जो थे इनमें से सभी पॉइंट कवर किए गए थे, लेकिन फैमिली सिस्टम का कवर नहीं किया गया था क्योंकि ये फैमिली प्लानिंग वाला जो पॉइंट था ये आरसीएच फर्स्ट में कवर किया गया था, इसलिए इसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया था। तो जो आरसीएच सेकेंड का गठन किया गया था वो 2005 में किया गया था। जो आरसीएच फर्स्ट का किया गया था वो 1997 में किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि आरसीएच सेकेंड का और आरसीएच फर्स्ट का कब गठन हुआ है, इसलिए ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट करके रिवाइज करते रहिएगा। तो इसमें जो है फैमिली प्लानिंग इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति आयोग इज प्लानिंग न्यू फ्रेमवर्क फॉर, जो नीति आयोग की प्लानिंग है उसका न्यू फ्रेमवर्क किसके लिए, 5 ईयर प्लान के लिए, फाइनेंशियल कमीशन के लिए, बजट के लिए है या सभी के लिए है। तो जो नीति आयोग का प्लानिंग फ्रेमवर्क है वो इन सभी के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमआर वैक्सीन कैंपेन इज फॉर बीच एज ग्रुप, जो एमआर वैक्सीन का कैंपेन चलाया गया था वो किस एज ग्रुप के लिए चलाया गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि 9 मंथ के लिए, 16 to 18 मंथ के लिए, बिटवीन 9 मंथ टू लेस देन 15 ईयर के लिए, बिटवीन 6 मंथ टू 18 मंथ के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिटवीन 9 मंथ टू लेस देन 15 ईयर के लिए, क्योंकि ये कैंपेन है। कैंपेन जो होता है, कैंपेन एक रनिंग प्रोग्राम होता है जो कि रन किया जाता है। वैसे जो एमआर का वैक्सीन है वो 9 मंथ की एज पे लगता है, लेकिन ये जो एमआर का कैंपेन चलाया गया था वो बिटवीन 9 मंथ टू लेस देन 15 ईयर एज के लिए चलाया गया था। तो इसका ये आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चीप सैनिटरी पैड स्कीम अस्मिता योजना फॉर रूरल वुमेन, कि कौन से इस स्टेट ने लॉन्च किया था अस्मिता योजना प्रोग्राम, जो कि रूरल वुमेन के लिए चीप सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने की स्कीम थी। इसको कई तरह से पूछा जा सकता है। इसमें एक ऐसे भी पूछा गया है कि बीच स्टेट, कौन से स्टेट ने ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अस्मिता योजना किस लिए लॉन्च की गई थी, अस्मिता योजना का पर्पज क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट ने जो एक रूरल वुमेन को चीप सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने की योजना चलाई थी, उस योजना का क्या नाम है। तो इसको तीन चार तरह से पूछा जा सकता है, तो किसी में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पर इसमें जो आंसर दिए गए वो आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर में एक आंसर दिया गया है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने अस्मिता योजना को चलाया था रूरल वुमेन को चीप सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेटेड आर टू बी अचीव्ड बाय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 में किया गया था, उसमें जो टारगेट की अचीव करने का टारगेट किया गया था 2020 तक था, 30 तक था या 25 तक था या 35 तक था। तो इसका जो टारगेट था तो ये टारगेट 2030 तक था, और इसमें जो गोल्स लिए गए थे वो 17 गोल्स थे। वो 17 गोल्स कौन कौन से थे उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर पढ़ना पड़ेगा कि जो एसडीजी गोल में टारगेट किए गए थे जो गोल्स, वो 17 गोल्स थे, और वो कौन कौन से गोल्स थे उनको 2030 तक अचीव करना था। तो आप इन गोल्स को पढ़ के देख भी सकते हैं कि अब की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि वो गोल 2030 तक अचीव किए जा सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जेंडर मतलब जो लिंग असमानता हो जाएगी तो भी उसमें ये पॉइंट मैच नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स, पुअर मेंटल हेल्थ, लोअर लिटरेसी रेट फॉर वुमेन और ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर मेल। तो अगर जो जेंडर इनइक्वलिटी हो जाएगी तो स्प्रेड ऑफ HIV एड्स के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, पुअर मेंटल हेल्थ भी हो जाएगी, लोअर लिटरेसी रेट फॉर वुमेन के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो ग्रेटर इनसिक्योरिटी ऑफ मेल है, क्योंकि मेल के अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी का ऐसा वो नहीं आएगा, इसलिए ये वाला आंसर सही है यहाँ पे, ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर मेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ये ए क्लाइंट हैज अराइव्ड एट रिकवरी रूम फॉर सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी असेसमेंट, कि अगर कोई भी पेशेंट ऑपरेशन सर्जरी करा के रिकवरी रूम में आया है तो कौन सी ऐसी असेसमेंट है जो प्रायोरिटी बेस पे किया जाएगा। तो इसका आंसर आप सबको पता है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बताया गया है कि असेस द क्लाइंट नीड फॉर O2, ऑक्सीजन के लिए असेस करेंगे, चेक द गैग रिफ्लेक्स उसको असेस करेंगे, असेस वाइटल साइन करेंगे, या असेस एयरवे फॉर पेटेंसी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, एयरवे पेटेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में होता है, वैसे ये क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर है कि असेस एयरवे फॉर पेटेंसी। तो ये हमारे हो गए हैं 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।